तो हीटिंग कर्व में हम बात करेंगे किसको हीट करना है जी। हमने आइस को हीट करना है। तो हम आइस को बेटा हीट करें तो 0 से नीचे आइस होगी। हीट करेंगे 0 पे पहुंचेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर राइज होगा। ये हीटिंग का बना रहा हूँ, 100 पे पहुंचेंगे, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये राइज होगा। तो हमें दो जगह पे कांस्टेंट टेम्परेचर्स की वैल्यूज मिलेंगी। चलिए इसको लेबल करते हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ओके, अगर मैं इसको कहूं कि भी ए और बी के दरमियान में, तो आप बोलोगे ये सॉलिड है। और चूंकि मैं वाटर के रिस्पेक्ट आपको स्टडी करवा रहा हूँ, आइस है तो वाटर की फॉर्म है, आप बोलेंगे यहाँ सॉलिड है या फिर यहाँ पे आइस है, दोनों में से कोई भी वर्ड। अच्छा, उसके बाद बी और सी के दरमियान में क्या है, यहाँ पे आपका प्रोसेस है जी मेल्टिंग का। यहाँ प्रोसेस मेल्टिंग का हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। और जो फिजिकल स्टेट है बेटे, वो दो होंगी यहाँ पे, सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ दोनों फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड भी है लिक्विड भी है। तो मेल्टिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मेल्टिंग बेटे स्टार्ट हो रही है पॉइंट बी से, फिनिश कहाँ पे हो रही है? पॉइंट सी पे मेल्टिंग फिनिश हो रही है। आपने कहाँ से स्टार्ट किया है? पॉइंट ए से स्टार्ट लिया। ए टू बी टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है बट फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही। बी टू सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, मेल्ट हो रहा है सॉलिड। और यहाँ पे दो फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ द नेक्स्ट वन, सी टू डी। अभी टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, और सी टू डी इज लिक्विड। ओके, डी टू ई इज बॉइलिंग। और यहां दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, लिक्विड भी एंड गैस भी। यहां दो फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी। बॉइलिंग पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ई टू एफ, इट इज इन द गैस फेज। तो जरा साइड पे भी लिख लेते हैं, जरा थोड़ा और आइडिया क्लियर कर लेते हैं। तो हमने बोला जी ए टू बी जो पार्ट है उसमें हमारे पास सॉलिड है या फिर आइस है। बी और सी के दरमियान प्रोसेस हो रहा है जी मेल्टिंग का, एंड हियर वी हैव द टू फिजिकल स्टेट्स व्हिच को एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट बी और सी के दरमियान में, एंड दीज टू फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड एंड द लिक्विड, बोथ विल कोएग्जिस्ट। ये हो गया जी बी और सी के दरमियान पॉइंट की बात। फिर सी से डी के दरमियान देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही हम डी पे पहुंचते हैं तो दोबारा से लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देता है, तो फिजिकल स्टेट चेंज। यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है बेटे। अच्छा जी, अभी मैं आपकी बात सुनता हूँ बेटे। और बॉइलिंग के वक्त दो फिजिकल स्टेट्स बेटे को एग्जिस्ट कर रही होंगी, सॉलिड एंड, सॉरी नॉट द सॉलिड, कंसंट्रेशन लूज हो गया आपका, ये पैसे जा रहा था उस पर देखने लग गया। अच्छा जी, क्या था? लिक्विड एंड गैस। यहाँ दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और गैस भी एग्जिस्ट करेगी। फिर बेटा ई टू एफ, देयर इज ओनली वन फिजिकल स्टेट विच इज द गैस। लो जी, ये आपका कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग कर्व का। लो जी, अब मैं आपके पहले देखूँ आप क्या बात करना चाह रहे हो। वाई इज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग? ओके बेटे, जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, वो वक्त पहले मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। जब बेटे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त आप जितनी भी हीट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हो ना सिस्टम को, वो सारी की सारी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में यूज हो रही होती है। क्या बोल रहा हूँ कि जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो देन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू डिक्रीज और टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और जब तक वो पूरी तरह से फोर्सेस वीक नहीं हो जाती,
आपका टेम्परेचर राइज नहीं होता। और जब वो फोर्सेस पूरी तरह से वीक हो जाती हैं फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज होती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती है। तो एक तो पॉइंट ये आपको क्लियर कर दिया है। और बॉइलिंग सेम कॉन्सेप्ट बॉइलिंग में भी है कि जब तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होना शुरू नहीं हो जाती, या सॉरी वीक होना शुरू हो जाती हैं, तब तक आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब वो पूरी तरह से वीक हो जाती हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, व्हेन द सॉलिड इज मेल्ट और लिक्विड इज बॉइल्ड द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीट। यस यू आर राइट, मैंने ये बात आपसे की है, आपने भी ये बात लिखी हुई है। एक्सप्लेन। अच्छा, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। ये हीटिंग कर्व का मैंने कॉन्सेप्ट पूरा प्योर वाटर पे अप्लाई किया है। तो प्योर वाटर के लिए जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, इफ यू हैव अ प्योर वाटर, आइस में भी आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की हुई, तो ये आप देखो कि ये जीरो पे है। मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा बिकॉज वो मैं चूंकि रफ सा स्केच बना रहा था, लेकिन अगर मैं इसको ये ज्यूम करवाऊंगा, देखो ये बिल्कुल जीरो के ऊपर है, ऐसे है। और ये आप देखिए तो बिल्कुल 100 के ऊपर आ जाएगा। So this shows that you have a pure substance, and this shows that you have a pure water. The reason is the boiling point is 100 degrees Celsius. Okay, ये हीटिंग कर्व, ये कल कर लिए थे। कूलिंग कर्व की बात करते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ द हीटिंग कर्व। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी, टेम्परेचर टाइम रह गया। एग्जाम में अगर आए कि जी फाइंड आउट द टाइम ऑफ मेल्टिंग, तो प्लीज सुनिएगा, मेल्टिंग जहां स्टार्ट हो रही है वहां से नहीं टाइम नोट करना। आपने सॉलिड को जीरो से स्टार्ट किया, आपने टाइम या स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, टाइम इंक्रीज होता गया, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक होती गई, टेम्परेचर बढ़ता चला गया। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो अभी इसको 10 पे लेता हूँ मैं, जस्ट क्योंकि मेरे पास एक होल नंबर आ जाए। तो मैं कहता हूँ जी 10 मिनट्स के ऊपर आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया। तो जो टाइम ड्यूरेशन बेटे आपने नोट करना है ना, वो बी और सी के दरमियान नहीं नोट करना, जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पे आपने फिनिश किया था उसके दरमियान। तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया था और फिनिश यहाँ पे किया हुआ है। ये सारे का सारा टाइम जो है ना, ये आपका मेल्टिंग टाइम में कंसिडर होगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता तब तक मेल्टिंग टाइम खत्म नहीं होगा। फिर अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग टाइम बताइए, तो आपने बॉइलिंग वाला डी और ई नहीं नोट करना, आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका बॉइलिंग टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जारी बात है, आपने सॉलिड से स्टार्ट किया था, पहले वो मेल्ट होगा फिर वो बॉयल होगा, ना कि डायरेक्ट बॉयल होगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग टाइम अगर मैं यहाँ से नोट करना चाहूँ, सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ नीचे टाइम कितना आता है 20। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट बॉइलिंग ऑफ दिस लिक्विड, योर आंसर शुड बी 20 मिनट्स। इफ आई आस्क यू हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर द कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ दिस सब्सटेंस, द आंसर इज 10 मिनट्स। तो बेटे ये ऐसे पेपर में अप्लाई करना है, ना कि बी और सी के दरमियान वाली वैल्यू या डी और ई के दरमियान वाली वैल्यू नहीं निकालनी आपने। जहां से आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से वो पहले मेल्ट होगा फिर वो बॉयल होगा, ना कि डायरेक्ट वो लिक्विड से बॉयल होगा, प्लीज ये पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं कूलिंग कर्व की तरफ। तो कूलिंग कर्व इज द रिवर्स। तो फिर वो प्योर वाटर पे बात करना चाह रहा है, लो जी प्योर वाटर पे अगर कूलिंग कर्व बनाए तो ये ऊपर से नीचे को बनेगी। 100 पे पहुंच गए आप, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो नीचे आते जा रहे हो। अब ये रिवर्स बनानी है आपने, यहाँ ये कांस्टेंट रखा, फिर नीचे आ गए, फिर जीरो पे आ गए, जीरो पे फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर वापस नीचे चले गए। दिस इज द कूलिंग कर्व। अब इसको अगर मैं ए बी सी लगाना शुरू करूं और देखूं कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो बेटा ई टू एफ तो आपके पास गैस है, तो चलिए लिख लेते हैं एफ से ई के दरमियान ये गैस फेज में। अच्छा, उसके बाद ई से डी में क्या हो रहा है, ई से डी में गैस कंडेंस हो रही है। यहाँ प्रोसेस हो रहा है जी कंडेंसेशन का, यानी लिक्विड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कंडेंसेशन हो रही है यहाँ, ठीक है। और कंडेंसेशन पे दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, आपका गैस फेज भी एग्जिस्ट करेगा एंड योर लिक्विड फेज विल आल्सो बी प्रेजेंट इन दिस टेम्परेचर। तो 100 डिग्री के ऊपर गैस भी होगी और लिक्विड भी होगी, और 100 से ऊपर सिर्फ गैस होगी। तो कंडेंसेशन हो रही है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ई और डी के दरमियान प्रोसेस हो रहा है आपका कंडेंसेशन, क्योंकि रिवर्स जा रहे हो
E टू D लिखना है आपने, E से D की तरफ जा रहे हैं, D से C में आएंगे तो देन इट विल बी अ लिक्विड। सो D से C में ये हमारा लिक्विड हो गया। अच्छा बेटे, फिर C टू B देख लेते हैं बेटा, C टू B, अगर C टू B जाएंगे तो ये आपका हो गया फ्रीजिंग। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब यहाँ फ्रीजिंग हो रही है क्योंकि रिवर्स है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना, आप ऊपर से नीचे ला रहे हो टेम्परेचर को। तो फ्रीजिंग पे आपके दो फिजिकल स्टेट्स हैं बेटे, एक यहाँ पे सॉलिड भी है फ्रीजिंग में और एक लिक्विड भी है। जब तक ये पूरा फ्रीज नहीं हो जाता तब तक ये दोनों फिजिकल स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद बी से ए में चले जाते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, सी से बी इज फ्रीजिंग एंड हियर वी हैव द टू फिजिकल स्टेट्स व्हिच कोएग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। उसके बाद बी टू ए, ये हमारे पास है जी सॉलिड इन स्टेट। दिस इज द रेफरेंस व्हिच इज यू कैन से यूज्ड इन द कूलिंग कर्व। अच्छा, अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपने स्टार्ट तो गैस से किया था, तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ? 10 मिनट्स, यानी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो आगे, कोई मसला नहीं। और आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ पूरा फ्रीज करने के लिए? 18 मिनट्स। तो आपने कंडेंसेशन का टाइम यहां से यहां तक नोट किया और आपने फ्रीजिंग का टाइम यहां से यहां तक नोट किया, क्योंकि डेफिनेटली स्टार्ट टाइम जीरो से ही होगा आपका। आप फ्रीजिंग स्टार्ट करोगे तो भी जीरो से स्टार्ट लोगे, पहले वो गैस होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। अगर आप सिर्फ लिक्विड तक लेना चाहते हो क्वांटिटी, तो फिर आपको जीरो से स्टॉपवॉच स्टार्ट करोगे और साथ साथ आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे, और जब टेम्परेचर कम करते करते जब तो लिक्विड बन जाएगा तो वहां पे आप स्टॉपवॉच को स्टॉप कर दोगे और टेम्परेचर नोट कर, सॉरी टाइम नोट कर लोगे कितना टाइम रिक्वायर्ड था। सो ये जो है ये टाइम आपका कंडेंसेशन का, यहाँ पे ये कंडेंसेशन टाइम है बेटे, नीचे आप देख लीजिए कितना है, और ये आपका फ्रीजिंग टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्रीजिंग टाइम, कंप्लीट फ्रीजिंग टाइम फ्रॉम जीरो। अब आप इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की, ये सेस को वो पूरा नजर आना चाहिए आपको, तो मैं थोड़ा इसको क्लोज कर दूँ आपको। लो जी, ये हीटिंग कर्व का एक पॉइंट हो गया, नीचे टाइम भी सर्कल कर दिया आपको फॉर मेल्टिंग एज वेल एज फॉर बॉइलिंग। ये बेटे कूलिंग कर्व हो गया, इसमें भी मैंने दो टेम्परेचर मेंशन किए हुए हैं, कहते हो तो पॉइंट सारे बना देता हूँ। ये एक पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट्स बन गया आपको, इससे आपको आइडिया ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। सो डन भाई, आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। कहता है हीटिंग कर्व इम्प्योर वाटर। अच्छा भाई, अगर वाटर इम्प्योर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जीरो से नीचे होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर होगा। चलिए बना के दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे ये मेल्ट हो गया, और अब शार्प नहीं बनाना आपने, थोड़ा सा मतलब आपने वो करना है, एज बनाना है। लो जी, ये हीटिंग कर्व है किसकी? इम्प्योर वाटर की। वो कैसे? ये जरा देखिएगा, यहाँ पे आपका जीरो है, ये इस जगह पे पहुंच रहा है, तो ये जीरो से पहले ही क्या हो चुका है? मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका ये बॉयल होगा इफ इट इज प्योर, लेकिन ये तो ऊपर जाके बॉयल हो रहा है। तो हमने कल पढ़ा था कि इम्प्योरिटीज एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटीज एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट, एज वेल एज इम्प्योरिटीज डिप्रेस या डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को वो डिक्रीज कर देती है और मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट को वो एलिवेट कर देती है। ठीक है, तो डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में और एलिवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में इफ योर सब्सटेंस इज इम्प्योर। तो हमने कहा वाटर इम्प्योर है, आपने बोला 100 से ऊपर बॉइल करेगा सर। मैं बोलूंगा अच्छा वाटर इम्प्योर, आप बोलेंगे आइस की फॉर्म में है और वो मेल्ट जीरो से पहले हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ इम्प्योर का। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये भी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको शार्प ना दिखाने के लिए पता है मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा ये इस तरह एज बनाया, ऐसे शार्प नहीं बनाया ये चीज। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने पूरे शार्प कॉर्नर बनाए हुए हैं, ये शार्प कॉर्नर बना हुआ है। तो जब आपका सब्सटेंस प्योर होता है तो वो फिक्स्ड मेल्ट होता है और फिक्स्ड बॉयल होता है।
और अगर आपके पास इम्प्योरिटी है तो वो फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल नहीं होता, थोड़ी सी कर्व शार्प हो जाती है, वो सॉरी टिल्ट हो जाती है, ऐसे कर लें। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझा। अब आते हैं अगले पार्ट पे। Four statements about the arrangement of particles are given. Particles are packed in a regular arrangement. Particles are randomly arranged. Particles move, ठीक है, fixed position. Which statement about the ये तो मैंने कल करवा दिया था about the solid, लेकिन चलें आप दोबारा कर लीजिए, इससे रिलेटेड मैंने बात आपसे की थी. Someone is given the answer and Abdullah Ijaz is saying it is B. Abu Bakr is saying it is B and Nita is saying B. Hania is saying B. Okay, that's excellent beta. Abu Bakr अच्छा B. Javeria is saying B. Okay, that's excellent. Thank you for participation. अब मैं जरा कर देता हूँ बी में क्या क्या आता है. बी में आता है जी ऑप्शन नंबर 1, पार्टिकल्स आर पैक्ड रेगुलरली, ठीक है. और क्या है बी में ऑप्शन 4, पार्टिकल्स वाइब्रेट फिक्स पोजीशन. बात किसकी हो रही थी? सॉलिड की. तो आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया बेटा, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है सब लोगों ने. कुछ लोगों ने बाद में आंसर दिया, मैं देखूँ कौन कौन है. हारून ने आंसर दिया है और अहमद फारूक ने और सैयद फरहान ने. माशाल्लाह बेटे सबका आंसर ठीक है, वेरी गुड. आगे चलते हैं. ये वाला एक ऐसा पार्ट है बेटा जो अक्सर पेपर में बच्चे गलत करते हैं. ज्यादा मार्क्स का नहीं है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का है, या और भी मतलब जरा मतलब इसमें एक नंबर ऐड कर दूं तो 3 मार्क्स से ऊपर का ये पार्ट नहीं होता. लेकिन बेटे ये अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. ये आपने जरा तवज्जो से सुन लेना है ताकि आपका वो जो थोड़ा सा जो भी मिस्टेक इसमें होनी है वो मैं आपको कवर करवा सकूँ. तो आप पहले बात तवज्जो से सुनिएगा. पहले मैं आपको थोड़ा सा थीम समझाता हूँ, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन समझाता हूँ. देखिए बेटे, अगर आपके पास प्योर सब्सटेंस है तो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि इफ वी हैव अ प्योर सब्सटेंस इट मींस इट हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. Without any doubt, everyone knows कि this statement is 100% okay. It's a fact कि जी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बेटे फिक्स्ड होता है. दूसरा हमने पढ़ा था बेटे इम्प्योर मेल्ट का, इम्प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा. वो ये था कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन केस ऑफ एन इम्प्योर सब्सटेंस. मैंने रिवाइज कर दिया आपको ताकि आप गलती ना करें. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप लोगों को आता होगा लेकिन मैं आपको जनरली थोड़ा सा बता दूं एलॉय क्या होता है. बेटे एलॉय के बारे में 2 डेफिनेशंस होती हैं. एक होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स. अगर आप 2 मेटल्स को मिक्स कर दो हीट करके मेल्ट करके तो जो मिक्सचर आएगा, क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं हो सकता मिक्सचर का, तो उसको एलॉय पढ़ते हैं. दूसरा बेटे 2 मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये है मिक्सचर ऑफ मेटल्स. मेटल्स का मिक्सचर हो उसको एलॉय कहते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कार्बन. नॉन मेटल सिर्फ कार्बन ऐड करते हैं और कोई नहीं, और करेंगे तो वो इम्प्योरिटी हो जाएगी. नॉन मेटल कार्बन बस है, तो ये भी इम्प्योरिटी, लेकिन इसके लिए ये कि ये एलॉय बनाता है, ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी दिखाता है अगर कार्बन ऐड हो जाए. सो एलॉय क्या होते हैं? आप बोलते हैं एलॉय मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, या फिर आप बोलते हो एलॉयज क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कार्बन, बस. अच्छा, एलॉय चूंकि मिक्सचर है बेटा मेटल्स का, एक प्योर मेटल नहीं है. इट्स नॉट अ प्योर मेटल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स. सो अगर कोई सब्सटेंस जिसमें के मिक्सचर बन जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बोलेंगे सर एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज का डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस नहीं रहा. अगर इम्प्योरिटी ऐड हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट फॉल कर जाता है. ओके, अब आप इस ग्राफ को समझिएगा और मुझे आंसर भी दीजिएगा अगर आपको समझ आए तो. बेटे एक साइड पे लिखा हुआ है मेटल एक्स, यहाँ पे बेटे मेटल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है. इस साइड पे लिखा कुछ नहीं हुआ बट मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे मेटल वाई है बेटे आपका, इस जगह पे ये जो दूसरा रेफरेंस है ना, ये मेटल वाई का है, ये मेटल वाई का रेफरेंस है और ये मेटल एक्स का रेफरेंस है. अगर आप मिस कर गए तो कर गए, और अगर आपने तवज्जो से सुन लिया तो आपको समझ आ जाएगा. अब मेटल एक्स की तरफ लिखा हुआ है 100, मेटल एक्स की तरफ 100 लिखा हुआ है, और मेटल वाई की तरफ 0 लिखा हुआ है. अब जरा सुनिएगा बेटे, इसमें इस तरफ जहां 100 लिखा हुआ है मेटल एक्स की तरफ, इसका मतलब मेटल एक्स की क्वांटिटी 100 है और मेटल वाई की क्वांटिटी 0 है. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 0 है यहाँ पे, ये फिर 10 हो जाएगा. अगर मैं इसके वाइस वर्सा चलूं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100.
तो ये चूंकि पेपर में लिखा नहीं मिलेगा, बट आपने खुद से इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट करना सीखना है। तो मेटल एक्स की तरफ 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेटल एक्स 100 है और मेटल वाई 0 है यहाँ पे। सो यू कैन से सर एट दिस पॉइंट मेटल एक्स इज प्योर। भाई हाउ इज दिस प्योर? आप बोलोगे बिकॉज द मेटल वाई इज 0। तो मेटल एक्स अगर प्योर हो तो कितना मेल्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर यहाँ पे लेबल्ड है 700 डिग्री सेल्सियस, अगर मेटल एक्स प्योर हो तो। अब अगर मेटल एक्स में इंप्योरिटी ऐड करना शुरू कर दें और इंप्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दें, यानी मेटल एक्स की क्वांटिटी 80 कर दें और उसमें 10% मेटल वाई की इंप्योरिटी ऐड कर दें, तो मेल्टिंग पॉइंट यहां चला जाएगा। और इंप्योरिटी ऐड करते जाएं और मेटल एक्स की क्वांटिटी कम करते जाएं, मेटल वाई की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा। ओके। और अगर मैं आपसे कहूं मेटल वाई प्योर है, तो प्योर मेटल वाई का बेटा मेल्टिंग पॉइंट है 400, और अगर इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फॉल हो जाएगा। ये पॉइंट है। सो मैं अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखूंगा, आपने इसको दोबारा सुनना है और समझना है, उसमें गलती कोई ना रहे। ये जो ए पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो 700 है, ये ए, इसको पॉइंट ए कह रहे हैं। जो ए पॉइंट है ये प्योर मेटल एक्स का पॉइंट है। यहाँ कोई इंप्योरिटी नहीं है, ये एलॉय नहीं है, प्योर मेटल एक्स है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है प्योर मेटल का? 700 डिग्री सेल्सियस। ये हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर रहे हैं ग्राफ से, जो ग्राफ आप देख रहे हो। ठीक है। यहाँ दूसरी साइड पे आपके पास है मेटल वाई। ये मेटल वाई है आपका, एंड इट इज प्योर, प्योर मेटल वाई। और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने नोट किया हुआ है 400। ठीक होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब ये दोनों मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ, यानी मुख्तलिफ परसेंटेज रेशियो के साथ आपस में मिलते हैं, तो डिफरेंट एलॉयज बनते जाते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी वेरी करती चली जाती हैं। अच्छा, अब हमें पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा परसेंटेज ऑफ मेटल एक्स। बताइए इस एलॉय के अंदर जो दोनों मेटल्स आपस में मिक्स है उनकी बात हो रही है, इस एलॉय के अंदर मेटल एक्स का कितना परसेंटेज है? तो बेटा कोई मसला ही नहीं है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जहां ये दोनों पॉइंट मीट हुए हैं, जहां ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, एक कॉर्नर बना हुआ है, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आप नीचे देखते हो कि ये 10 आ गया। आप बोलते हो मेटल एक्स 10 है और मेटल वाई 90 है। आपने बोला परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मेटल एक्स का परसेंटेज इस एलॉय के अंदर, जहां ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं ना बेटा, वहां एलॉय की फॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व्स आपस में मिल रही थी, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड देन वी गेट द आंसर 10 एंड 90। तो मेटल एक्स 90% 10% है और मेटल वाई 90%। अच्छा, ये तो हमने ग्राफ से निकाला। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। मेल्टिंग पॉइंट नोट करने के लिए बेटे आपको या तो इधर मिलाना होगा, दोनों तरफ एक जैसे मेल्टिंग पॉइंट चल रहे हैं, या आप इस तरफ मिला दो, एक ही बात है। जिधर मर्जी से रीड कर लो कि कितने पॉइंट पे एलॉय मेल्ट हुआ है। यहाँ हमारा एलॉय बना हुआ है, यहाँ पे ये मिक्स हो गई है दोनों मेटल्स, ठीक है, उनकी परसेंटेज नीचे आ गई है। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करूं कि कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हुआ है, तो मैंने कहा कि जहां पे ये पॉइंट आ रहा है उसके दोनों तरफ आपके मेल्टिंग पॉइंट के ही क्या कहते हैं रेफरेंसेस गिवन है, आप वहां से देख लीजिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये 250 कह लीजिए, 280 कह लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन 300 से कम नहीं है। 300 इसका सेंटर होगा। तो आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, अभी मैं आपके लिए बोल देता हूँ 260 कर लेते हैं, चलो आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट 260 है, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 300 के थोड़ा करीब कर लेते हैं। तो पॉइंट आपने पिक कर लिया कि मेल्टिंग पॉइंट 200 और 400 के दरमियान में टेम्परेचर शो कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 200 और 400 के दरमियान में शो हो रहा है, जहां पे ये कर्व आपने दोनों तरफ मिलाई है, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो ये आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ मैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला जा सकता, अप्रोक्सीमेटली 260 है। ठीक है, 50 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, लेकिन 300 से थोड़ा नीचे रहेगा। 80 लिखना है 70 लिखना, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो एग्जामिनर देगा तो आपको स्केल में सारी कैलिब्रेशन भी साथ में देगा। अच्छा, अब आपने कुछ पूछा है, मैं देख लूं। सर मेटल एक्स 90 नहीं। ओके, मेटल एक्स बेटा 90 कहाँ है? यहाँ मेटल एक्स 100 है, यहाँ मेटल एक्स 100 है। इस तरफ जाते वक्त मेटल एक्स कम होता जा रहा है, 100, 90, 80, 70, 60, उस तरफ जा रहे हैं आप, तो 10 रह गया बस। यहाँ मेटल वाई 90 है बेटे, मेटल वाई 90 है, मेटल एक्स जो है वो 10 है। हाँ, अगर ये यहाँ मिला होता है, लाइक दिस, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ कहीं मिलता है ऐसे,
थोड़ा और पीछे बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपको बनाना भी आएगा तो समझ आएगी ना। अगर मैं यहाँ पे यूं करके और फिर इसको यूं करके मिला लेता, पोज थोड़ा सा ऊपर चला गया बट मिलाता है ऐसे, फिर आप कहते हैं सर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मेटल एक्स 90, मेटल एक्स 90 और मेटल वाई 10 रहेगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट 390 हो जाएगा। ऐसे हम आंसर देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा बना नहीं हुआ, ये आगे बना होगा, मैं दिखाता हूँ। ये आपको रेस करना, चलो ये भी नहीं चाहिए, ये मैं समझा चुका हूँ, ये भी समझा दिया, ये भी सारा समझा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हुई तो डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर अगला पढ़ाऊंगा, उससे आपको और क्लियर करूंगा। इस तरह का एक ग्राफ और पढ़ाना है मैंने। आपका आंसर अच्छा आपने गेट कर लिया, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट हमजा, आप लोगों ने आंसर किया बेटे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटे, ये जरा देखिए एलॉय के बारे में कोई बात हो रही है। एलॉय पढ़ाया बेटे मैंने अभी आपको कि मेटल्स का मिक्सचर हो तो एलॉय कहते हैं, या मेटल के साथ कार्बन, मेटल के साथ सिर्फ कार्बन हो तो उसको एलॉय कहते हैं। तो कहते हैं कि कौन सी रो जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है एलॉय को, ठीक है, एलॉय को, प्योर मेटल को और नॉन मेटल को। ओके, आप आंसर दे रहे हो तो फिर मैं नहीं बोल रहा, तो मैं वेट करता हूँ और फिर आपके आंसर को टैली करता हूँ। 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप जितना आंसर लिखोगे फिर उसको टैली कर लेते हैं। चलिए मैं देखता हूँ आपने क्या आंसर दिया है। आपने बोला है सर बी आंसर है, अहमद एंड साद अली, मोहम्मद अली काजी है जी, हनिया है, साद है, फरहान है। आप लोग मेरे रेगुलर वो जो है आंसर देने वाले बच्चे हो। एंड बाकी लोग भी यार पार्टिसिपेट किया करो, माशाल्लाह इतनी सारी क्लास में बच्चे हैं, तो जब आप लिखते हो तो मुझे थोड़ा सा ये हौसला होता है कि आप लोग। नूरुलैन कह रही है जी बी है, मुस्तफ़ा कह रहा है बी है, हरीम भी बी बोल रही है, इसमें बी बोल रही है, दैट्स एक्सीलेंट बेटे, मैं देख लेता हूँ आपका आंसर टैली करता हूँ। तो ये आपने बी बोला है, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया ताकि जरा आइडिया हो जाए। और कौन सा नीट, अच्छा स्क्रीनशॉट बेटा मैं अभी प्रीवियस पेज के दे देता हूँ मेरे बच्चे। अच्छा ये जो पॉइंट है मैं जरा इसको बेटे बोल दूं, एलॉय आपके मैंने आपको याद करवाने हैं बेसिकली एलॉयज, क्योंकि ये आपको चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। एलॉयज याद ही करवा दूँ आपको जल्दी से। एलॉयज बेटे, एलॉयज में आपका एक है ब्रास, एक ये एलॉय होता है जो आपको याद करना है, ठीक है। और एक है बेटे ब्रॉन्ज, और ब्रास, ब्रॉन्ज, और बेटे एक आपका एलॉय है स्टेनलेस स्टील। ये मैं अभी आपको लिख के दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, आगे काम आना है ये सारा, फिर आप स्क्रीनशॉट में आपके पास आ जाएगा। एक है बेटे हाई कार्बन स्टील, ये एलॉयज हमें याद करके जाने हैं पेपर में, हाई कार्बन स्टील। उसके बाद है एक मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, आई होप स्टील पढ़ा जा रहा होगा। और एक है बेटा लास्ट वन जो कहलाता है लो कार्बन स्टील, ये हमें पेपर में याद करके जाने हैं। अच्छा जी, अब इसकी एप्लीकेशन, ब्रास, ब्रास किस किस का कॉम्बिनेशन है बेटे, ब्रास ये कॉम्बिनेशन याद करके जाना है, ये कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए आपको। ब्रास बेटा कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, इसमें दो मेटल्स मिलती हैं, ब्रास के अंदर दो मेटल्स होती हैं, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज बेटा कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है बेटा, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील में बेटा तीन चीजें होती हैं, आयरन होता है, निकल भी होता है और क्रोमियम भी होता है। इसमें तीन मेटल्स का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील, उसकी रस्टिंग नहीं ना होती। हाई कार्बन स्टील में बेटे 2% कार्बन होता है और बाकी आयरन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.5% कार्बन होता है और आयरन होता है, और 0.2% कार्बन होता है और बाकी आयरन होता है लो कार्बन स्टील। तो बेटा ये हमने पेपर के लिए याद करके जाना है, क्योंकि इसके बगैर हमारा एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, अब मैं स्क्रीनशॉट पहले दे दूं, फिर मैं आपको, चूंकि मैं आखिरी पार्ट पढ़ाने लगा हूँ, तो ये मेरा ख्याल है कि आपका ये खत्म, यस फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट आपने कहा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें नजर आए, ये इतना इतनी स्क्रीनशॉट पर निकाल लीजिए, फिर नीचे वाला पार्ट अलहदा से कर लीजिएगा, ताकि कम अज कम नजर भी तो आए ना क्या डिस्कशन हो रही है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये है जी, ये मैंने अभी ये दूसरा डिस्कस किया है, ये चूंकि चाहिए तो ये तो हमें लाजमी चाहिए, ठीक हो गया। अब आते हैं
लास्ट पार्ट की तरफ और इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। चले मैं अब आपको आंसर नहीं देता, चले देखते हैं आप इसको पिक कर पाते हो कि नहीं। मैंने आपको आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो आप क्या आंसर गेस करते हैं, चलो देख लेते हैं अब कितने लोग सही हैं। क्योंकि ये यूजुअली बच्चे क्वेश्चन करते नहीं है, ये अक्सर छोड़ जाते हैं या अक्सर भूल जाते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये पास पेपर का ही क्वेश्चन आपको शो किया मैंने, आप मुझे इसका आंसर गेस करके बताओ और फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं अगर आपका आंसर गलत हुआ या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। अभी तक किसी ने कोई आंसर प्रिडिक्ट नहीं किया, इसका मतलब कोई वर्किंग कर रहे हैं आप लोग। ओके जी, आंसर्स आना शुरू हुए। अब मैं टैली करना चाहता हूं। सी बोल रहे हो और बाद भी सी बोल रहा है, अबू बकर सी, मुस्तफा हफीज सिंह सी, ताहा सिंह सी, हुसैन सिंह, हनिया सिंह सी, जवेरिया सिंह सी, नहीं हनिया सिंह बी, ओके। और चलिए जी, इतने सारे सी हैं और एक बी आया है, इसमें सिंह सी, ओके। अब मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। तो अभी तक जो आंसर है ना, वो दो बंदों का सही है। फरहान का आंसर भी सही लगा है मुझे, फरहान का आंसर सही लगा और हनिया का शायद आंसर सही था। हरीम का आंसर भी बी है, अहमद हाशमी सिंह बी। सबसे पहले हनिया ने कहा था बी और हनिया का आंसर बिल्कुल ठीक था और बाकी लोगों ने थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई। अब वो कंफ्यूजन दूर करता हूँ और सुनिएगा मेरी बात बड़ी तवज्जो के साथ। आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएगा। देखो बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिक्सचर है आपका। अगर मैं पूछूं ना बेटे ये मिक्सचर आपका जो है इसकी क्या कंपोजिशन है, चलें ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूँ। मिक्सचर की कंपोजिशन बताइए। अब बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है ताकि वो जो कुछ पहले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ वो अब क्लियर हो जाए। तो बेटा ये परसेंटेज ऑफ टिन का मिक्सचर है, यानी इसमें परसेंटेज ऑफ टिन है, ठीक है। और इस तरफ ये परसेंटेज टिन लिखा हुआ है, यानी इस तरफ 100% टिन होगा, परसेंटेज ऑफ टिन है ना, तो इस तरफ 100% टिन होगा और यहाँ 0% टिन होगा। तो मिक्सचर किस किस चीज का है, लेड का है और टिन का है। इनमें से एक मेटल एक्स कह लो, एक मेटल वाई कह लो। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एट दिस प्रोपोर्शन, यानी अगर आप जीरो पे हो तो इसका मतलब हो गया टिन जीरो हो गया, टिन जीरो है यहाँ पे। तो फिर लेड कितना हो गया, आपने बोला लेड 100% हो गया। और जब आप इस साइड पे जाओगे तो टिन 100 हो जाएगा, तो लेड कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे लेड जीरो हो जाएगा। पॉइंट पिक करना चाहिए था आपको कि परसेंटेज ऑफ टिन का ये आपको वैल्यू दिया गया है 0 to 100। तो यहाँ पे जीरो लिखा है, इसका मतलब वहां परसेंटेज ऑफ टिन जीरो है, और जहां 100 लिखा हुआ है वहां मतलब परसेंटेज ऑफ टिन 100 है। तो चूंकि हम एलॉय की बात कर रहे हैं, दो मेटल्स के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो बेटा जहां जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया इस जगह के ऊपर जीरो के ऊपर हमारे पास टिन जीरो हो गया, जबकि लेड जो है वो हमारे पास 100 हो गया, यानी 100% प्योर हो गया। अगर प्योर लेड है तो मेल्टिंग पॉइंट ये है जी अबव देन 300, प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट है 300। और अगर प्योर टिन होता तो प्योर टिन का मेल्टिंग पॉइंट है आपका अबव देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर टिन का है। और जो भी एलॉय बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे होना चाहिए, ओके। अब अगली बात सुनते हैं। पहली बात मैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन के रिस्पेक्ट बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ये जो एलॉय बनाया हुआ है इसमें कितना परसेंटेज मेरे पास टिन का है और कितना परसेंटेज मेरे पास लेड का है। तो बेटा ये 50 है, तो यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए 60 कर दूं, चलो नहीं 50 है तो 60 को 100 की तरफ जा रहे हैं आप, तो चलो 65 कर लेते हैं ना, 70 भी नहीं करते, 65 कर लेते हैं। आगे 70 कर लेते हैं, 80 नहीं 70 हो सकता है बिल्कुल, 70 कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 70, उसके बाद ये 80, फिर ये 90 और ये 100, ऐसे सोच लेते हैं। तो इस तरफ होगा 0 10 20 ऐसे ना, ऐसे होगा, याद रखिए। 50 के बाद फिर आपका 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 आना है ना। अच्छा, अब आप परसेंटेज लिख रहे हो, अब मैं आपके साथ परसेंटेज लिखता हूँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन में लेड कितना होगा, तो मैं अब लेड की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, लेड मेरा 30% होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है जो दी गई है वो टिन की है। अगर वो टिन की है तो वो 70 है टिन की, तो फिर 100% 100 में से होती है। अगर 70 टिन है, क्योंकि ये परसेंटेज टिन की गिवन है हमें,
तो अगर 70 टिन की परसेंटेज है तो लेड की 30 होनी चाहिए। तो ये 70 हो गया और वो 30। ये तो पहला आंसर निकला है कंपोजिशन वाला। अब दूसरा आंसर जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो क्या है? देखें, अगर आप क्या चीज बढ़ाना शुरू कर दें, लेड की अमाउंट बढ़ाना शुरू कर दें, तो आपका एक ये बन सकता है यहाँ पे मिक्सचर, और लेड बढ़ाएं तो यहाँ पे भी बन सकता है, और लेड बढ़ाएं तो यहाँ पे भी मिक्सचर की वैल्यू आ सकती है, और लेड बढ़ाते जाएं, यानी लेड बढ़ाते जाएं, टिन कम करते जाएं, आप नोटिस करोगे मेल्टिंग पॉइंट लेड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, प्योर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और अगर ये 100% प्योर कर दें लेड को तो वो 300 पहुंच जाएगा। तो आप ये नोटिस कीजिए कि अगर आपकी ये वाली जो लाइन पहले से ड्रॉ थी उसकी जगह ये लाइन बन जाती यूं करके, और फिर ये ऊपर को यूं बनती, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल आती। फिर देखते आप नोट करते जाइए, अगर मैं ये वाली लाइन कंसिडर करूं तो यहाँ परसेंटेज निकल आएगी। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप लेड की तरफ जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि लेड प्योर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और जितना लेड का कंपोनेंट या कंपोजिशन बढ़ेगा उस मिक्सचर के अंदर, उतना मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कहूं कि बेटे देखो, आपके पास 95% लेड है और 5% टिन है, तो आप बोलेंगे फिर तो लेड के मेल्टिंग पॉइंट के बहुत करीब है आपका मेल्टिंग पॉइंट। द रीजन इज क्योंकि प्योर लेड का 300 से ऊपर है, तो इम्प्योर का थोड़ा 300 से कम होना चाहिए, लेकिन वो टिन से ऊपर चला जाएगा, टिन से ऊपर चला जाएगा। तो बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन को, तो क्या लिखा, दिस ग्राफ शोज दैट एनी मिक्सचर, वर्ड ये जरा देखना, ये वर्ड जिसने आंसर देना था आपको, बस ये एक वर्ड था जिससे आपने आंसर प्रिडिक्ट करना था। एनी मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? एनी मिक्सचर का मतलब हो गया ये वाला नहीं, जो अभी बना हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। वो जो अभी बना है वो तो दोनों से नीचे है, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन से भी नीचे है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड से भी नीचे है, वो तो हमें नजर आ रहा है। वो कह रहा है एनी मिक्सचर, कोई और मिक्सचर सोच के बताएं। तो भाई वो टिन से तो आप हमेशा ऊपर जा सकते हैं, लेड से आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप टिन की कंपोजिशन बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप लेड की कंपोजिशन परसेंटेज बढ़ाना शुरू हो जाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट मूव करेगा टूवर्ड्स द लेड। तो आपके पास एनी मिक्सचर, को मैं ये सोच लेता हूं कि जी आपके पास मिक्सचर में अब क्या है, 10% टिन है एसएन और 90% लेड है, आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट यहां आना चाहिए फिर। तो मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट किसके करीब है, 300 के करीब है, तो ये तो 200 से ऊपर चला गया। तो आप कोई भी मिक्सचर बनाएं, एनी मिक्सचर बना के देख लीजिए, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आप लेड और टिन से नीचे रह लें, आप टिन से ऊपर चले जाएं, लेकिन कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते जिसमें आप मिक्सचर में लेड से ऊपर चले जाएं। यानी एनी मिक्सचर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लेड से मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चले जाएं, क्योंकि प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट है मोर देन 300। तो अगर प्योर लेड से थोड़ा सा भी नीचे रख लें, आप कहते हैं सर थोड़ा सा लेड रख लीजिए बाकी टिन डाल दीजिए, मैं कहता हूं इंप्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट यहां आ जाएगा, एंड दैट विल बी बिलो टू लेड। तो प्लीज याद रखिए, एनी मिक्सचर का मतलब होता है कि आप कोई भी परसेंटेज सोच लीजिए। तो आप कोई भी परसेंटेज सोचते हैं बेटा, उसमें ये वाली ऑप्शन जो है अबव दैट ऑफ टिन, अबव दैट ऑफ टिन ये पॉसिबल हो सकती है। अबव दैट ऑफ टिन मतलब एनी मिक्सचर आपका अबव दैट ऑफ टिन हो सकता है, और बिलो टू टिन भी हो सकता है, बिलो टू टिन भी हो सकता है। इसमें तो दोनों ही ऑप्शन हैं, बिलो टू टिन, अबव देन टिन, दोनों ऑप्शन सही हो सकती हैं। अच्छा, इसका मतलब इसको क्रॉस कर देते हैं, बिलो दैट ऑफ बोथ टिन एंड, नहीं भाई ऐसा हो सकता है कि आप टिन से ऊपर चले जाएं बट लेड से नीचे रहें, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत। बिटवीन दैट ऑफ टिन एंड लेड, भाई हम कोई ऐसा मिक्सचर बना सकते हैं जो लेड के करीब हो और टिन से ऊपर चला जाए, तो बिटवीन होना भी जरूरी नहीं है। तो पॉइंट इज दिस कि जी आप कोई भी मिक्सचर बनाएंगे, आप लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर मिक्सचर का, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचा सकते किसी भी फॉर्म में, किसी भी मिक्सचर की फॉर्म में। तो मैंने बड़ी डिटेल से बात की है, और जब भी आपके क्वेश्चन मैंने कोई नहीं सुने, आपने क्या लिखा है मैं अभी देखता हूँ। मैंने पॉइंट सारे क्लियर करने की कोशिश की है, मैंने उस पर ज्यादा टाइम लगाया कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मैं जरा देख लेता हूँ आपका क्या इसमें मुझसे बात पूछना चाह रहे हो। गॉट इट अबूबकर, थैंक यू बेटा, आपने इसको अचीव किया इस पॉइंट को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है और बच्चे अक्सर ये पेपर के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको मैंने बोला है आप कोई भी मिक्सचर बनाएंगे आप टिन से ऊपर बना सकते हैं, आप कोई भी मिक्सचर बनाएंगे आप लेड के ऊपर नहीं जा सकते मेल्टिंग पॉइंट में। ये पॉइंट था बेटा बेसिकली इसमें। ओके बेटे, भैया थैंक यू बेटा। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने फिर बोल दिया खतीजा बेटे, मैंने बोला है, दोबारा सुन लो बेटा,
मैंने क्या बोला है, वर्ड्स दोबारा सुन लो। मैंने बोला है कि देखो आप कोई भी मिक्सचर बनाते हो तो बेटे कोई मिक्सचर का क्या मतलब है, एनी मिक्सचर का क्या मतलब है, मतलब मैं कहता हूँ 90% लेड है, 10% टिन है, हो गया ना एक मिक्सचर। मैं कहता हूँ 80% लेड है, मैं कहता हूँ 20% टिन है, मैं कहता हूँ 70% लेड है, मैं बोलता हूँ 30% टिन है। आप कहते हैं सर आप कोई भी मिक्सचर बनाए ना, अब लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट है 300 से ज्यादा। और जब आप कोई भी मिक्सचर बनाएंगे, कोई भी मिक्सचर बनाए, आप जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं बेटे, दो तीन ही लिखे हैं ना यहाँ पे, आप उनमें से कोई भी बनाएंगे, आप बोलेंगे सर आप कभी भी लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते, आप टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जा सकते हैं, आप दोनों के दरमियान में भी आ सकते हैं, लेकिन आप उससे ऊपर कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट है 300 से अबव। आप जब उसका मिक्सचर बना लेंगे तो डेफिनेटली अगर आपने 90-10 का मिक्सचर बनाया होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आप लेड की क्वांटिटी कम करते जाएं, आप लेड की क्वांटिटी कम करते जाएं, टिन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप किस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आप इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी मिक्सचर बना के देख लीजिए, आपका कोई मिक्सचर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप ये कह सकें कि आप लेड से ऊपर जा सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। आप लेड से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते मेल्टिंग पॉइंट में, एलॉय मिक्सचर के अंदर। एलॉय मिक्सचर में मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ऊपर तो हो सकता है, जिसमें लेड ज्यादा होगा आप टिन से ऊपर चले जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन लेड में टिन होगा तो मिक्सचर होगा, चाहे थोड़ा सा भी टिन होगा, आप लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही रहेंगे। मैंने दोबारा एक दफा फिर बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लो बेटे, अब ये आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से ले लो, ये लो। इसका ये भी एक नीचे एक था, इन विच रो सब्सटेंसेस करेक्टली क्लासिफाइड। चलो ये भी कर लो, आप आंसर दे सकते हो तो जल्दी से दे दो, 1 मिनट है अभी हमारे पास, मतलब एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं टाइम। ओके बेटा, फ्रीजा का समझ आ गया तो एक्सीलेंट हो गया मेरे लिए बेटा। अच्छा अब जो एक बात बेटे, ये तो मैंने आपको उसकी स्क्रीनशॉट दी है ना, ये जो चीज़ है ये अगर आप जल्दी से आंसर कर लो तो, इन विच रो आर द सब्सटेंसेस करेक्टली क्लासिफाइड। एलिमेंट जिसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन जिसको फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मिक्सचर जिसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो आप Yes. आंसर दे रहे हो, सो इसका आंसर सी है, यस। अली काजी इज सेइंग सी, अबू बकर इज सेइंग सी, फैन इज सेइंग सी, हरीम ओके बेटे, नूर भी सी बोल रहे बेटे, दैट्स एक्सीलेंट बेटा। मैंने कुछ लोगों के आंसर्स देख लिए हैं, कुछ लोग और भी आंसर्स कर रहे हैं। साथ कह रहा सी है, हमजा इज सेइंग सी, अहमद फारूक इज सेइंग सी, दैट्स एक्सीलेंट, बी हैप्पी। आप सब लोगों का आंसर परफेक्ट है। लो जनाब अली, खुश रहें और महफूज रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो जी चैप्टर हमारा खत्म, अब इंशाल्लाह कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा वैसे जो मूड है, मैं आपको सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ाता हूँ। सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ाने से हमारा 9th वाला पोर्शन जल्दी कवर हो जाएगा ना। तो सेपरेशन टेक्निक्स कल हम शुरू करते हैं ताकि हम 9th वाला पोर्शन खत्म कर लें, फिर हम 10th वाला जिसमें हम मेटल्स, सॉरी वो पहले केमिकल बॉन्डिंग, फिर अगला वो जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मेटल्स, फिर उस पर चले जाएंगे। चलो